बहू बेगम का मकबरा, जिसे पूरब का ताजमहल भी कहते हैं। आज से लगभग 200 साल पहले अवध के सिपह सालार दराब अली खान और उसके वकील पनाह अली ने इस मकबरे का निर्माण शुरू किया था और मिर्जा हैदर ने इसे पूरा करवाया था। फैजाबाद की तारीख में अपनी एक खास जगह रखने वाली बहू बेगम का यह मकबरा फैजाबाद शहर की कुछ चुनिंदा इमारतों में से एक है। साल 1743 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की मुंहबोली बेटी उम्मतुज जोहरा का निकाह अवध के दूसरे नवाब सफदरजंग के बेटे शुजाउद्दौला से 46 लाख रुपए के शाही खर्च पर बहुत धूमधाम से हुआ था। निकाह के बाद बेगम उम्मतुज जोहरा को सफदरजंग की बहू होने की वजह से पूरे अवध क्षेत्र में बहू बेगम के नाम से जाना गया। बेगम इस जगह के पास ही बने मोती महल में रहती थी और हर सप्ताह जवाहिर बाग में घूमने आया करती थी। एक दिन उन्होंने यहीं खड़े होकर यह ख्वाहिश जाहिर की कि मेरी मौत के बाद मुझे इसी जगह पर दफन किया जाए। सन 1775 में नवाब शुजाउद्दौला की मौत के बाद उनके बेटे आसफुद्दौला ने अवध की राजधानी को फैजाबाद से हटाकर लखनऊ कर दिया। लेकिन बहू बेगम की अपने बेटे से कुछ खास नहीं बनी। वो साल के चंद महीने में ही लखनऊ जाती और बाकी का वक्त फैजाबाद में गुजारती थी। लेकिन सन 1797 में आसफुद्दौला की भी मौत हो गई और उसके गोद लिए बेटे वजीर अली खान को विरासत में नवाब की गद्दी मिली। लेकिन 5 महीने के बाद ही अंग्रेजों ने उसे हटाकर बेगम के सौतेले बेटे सादत अली खान को गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन बहू बेगम के रिश्ते इससे भी कुछ खास अच्छे न हो सके। नए नवाब ने आते ही बेगम का भत्ता कम किया और फैजाबाद में अपनी फौज तैनात कर दी। इस बात से खफा बेगम ने अंग्रेजों की तरफ रुख किया और एक वसीयत बनवाई जिसमें लिखा था कि बेगम की दौलत में से 1 लाख रुपए करबला, नजफ अशरफ और तमाम पाक जगहों को दान में दिया जाए। 70 लाख रुपए नगद और तमाम कीमती जेवरात अंग्रेजों की हिरासत में ट्रस्ट बनाकर छोड़ दिया जाए और 3 लाख रुपए दराब अली को बेगम का मकबरा बनवाने के लिए दिए जाएं। वजागीर के कुछ गांवों के लगान को मकबरे की देखरेख के खर्चे को पूरा करने के लिए दिया जाए। 28 दिसंबर 1816 को ठंड लगने की वजह से बहू बेगम की मौत हो गई। उनकी लाश को फैजाबाद के सरदारों के कंधे पर रखकर चारों तरफ सोने और चांदी के सिक्के बिखेरते हुए जवाहिर बाग में ले जाया गया। उनके आसपास 1000 आदमी सारी रात कुरान की आयतें पढ़ते रहे जब तक दिन नहीं चढ़ाया और सारी परछाइयां दूर नहीं हो गई। और फिर अगली सुबह उन्हें इसी जमीन में दफन कर दिया गया जहां आज भी वो अवध की तमाम गर्दिशों को अपने जेहन में समेटे सोई हुई हैं। यह मकबरा आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंदर आता है और इसकी देखरेख का जिम्मा शिया वक्फ बोर्ड का है। अगर बात की जाए इस मकबरे की बनावट की तो 3 गुंबदों वाली शानदार इमारत का निर्माण सन 1815 में शुरू हुआ था। यह गैर मुगलिया ईरानी निर्माण शैली का एक बेहद शानदार नमूना है। बेशकीमती पत्थरों और लाखोरी ईंटों से बने इस शानदार मकबरे की ऊंचाई करीब 42 मीटर है। चारों ओर से ऊंचे ऊंचे परकोटों से घिरी हुई इस इमारत तक पहुंचने के लिए आपको 2 बड़े दरवाजों से होकर गुजरना पड़ता है। कभी इसके चारों तरफ एक बड़ा खूबसूरत बगीचा हुआ करता था जिसके एक हिस्से में अब फूलों और सब्जियों की खेती होती है। बाकी का हिस्सा एक छोटे मोटे जंगल की शक्ल अख्तियार कर चुका है। इस मकबरे के ठीक बीचों बीच बेगम उम्मतुज जोहरा की कब्र है और उसके ठीक ऊपर वाले कमरे में उसी कब्र का प्रतिरूप बिल्कुल वैसा ही जैसा ताजमहल में है। निचले कमरे की छत और दीवारें साधारण नक्काशी के साथ हल्के रंग में रंगी हुई हैं और ऊपरी कमरे की बहुत ही शानदार नक्काशियों के साथ पीले और नीले रंग में। इस कमरे के चारों तरफ बड़े बड़े बरामदे हैं और मकबरे के चारों कोनों पर गोल गुंबद वाली मीनारें। ऐसा कहा जाता है कि इस मकबरे के नीचे एक सुरंग है जो लखनऊ तक गई है। वैसे तो इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं, पर बताने वाले बताते हैं कि सुरंग की चौड़ाई इतनी है कि उसमें 3 घोड़े आसानी से दौड़ सकते हैं। अब इसके निचले दरवाजों और ऊपरी सीढ़ियों पर ताले लटका दिए गए हैं और मुख्य द्वार को पूरी तरह से बंद करके एक छोटा दरवाजा खोल दिया गया है। साल में सिर्फ एक बार मुहर्रम के दिन इस मकबरे को फातिहा पढ़ने के लिए खोला जाता है और तभी यहाँ थोड़ी चहल पहल नजर आती है। वरना आम दिनों में आपको यहाँ पर कोई घूमता नजर आएगा तो वो होंगे सिर्फ आसपास के इक्का दुक्का लोग या फिर एक पालतू ईमू। 208 सालों और तमाम पीढ़ियों के गुजर जाने के बावजूद भी ये शानदार इमारत आज बेहद खूबसूरत नजर आती है। बेशक उतनी नहीं जितनी शायद उस वक्त हुआ करती होगी। इतने सालों बाद अब इसका रंग थोड़ा फीका पड़ने लगा है
और इसकी चमक भी थोड़ी धुंधली होने लग गई है। बारिश के दिनों में इसकी दीवारों से होकर गुजरने वाले पानी के काले निशान अब साफ नजर आते हैं। इन पीली दीवारों की ऊपरी परत अब धीरे धीरे उखड़ रही है और दीवारें भी दरकने लगी हैं। प्रशासन की नजरअंदाजी और गुजरते वक्त का असर इस पर साफ देखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद खूबसूरत मेहराबों और बेहतरीन नक्काशियों वाला पूरब का यह ताजमहल अपने शाही गुरूर के साथ फख्र से खड़ा है। मकबरे के आगे की तरफ एक कुआं है जो कभी इस बाग की सिंचाई के इस्तेमाल में आता रहा होगा, लेकिन अब ये सूख चुका है। इसकी हालत अब जर्जर हो चली है। इस बूढ़े कुएं की झुर्रियां अब दिखने लग गई हैं। इस मकबरे के आसपास पड़ी लाल रेत को देखकर लगता है कि शायद अब इसकी मरम्मत की जाएगी, जो कि बेशक की जानी चाहिए। आखिर पूरब का ये ताजमहल, इसका हकदार जो है। दोस्तों, यूपी डायरी के आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपको बेहद दिलचस्प लगा होगा। आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए यूपी डायरी से। और अगर आप चाहते हैं कि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो यूपी डायरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। शीघ्र ही मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।